Hello friends, welcome back once again on RR Academy Firozabad. तो फ्रेंड्स दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ 1000+ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। और ये सीरीज इम्पोर्टेंट है यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड डीट प्लस बी ईबंधन के हर एक एग्जामिनेशन जिसमें इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस आते हैं। तो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिया गया है द एनिमल फार्म बाई जॉर्ज ऑरवेल इज अ सटायर ऑन, यानी कि जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया एक वर्क है एनिमल फॉर्म, वो किस चीज़ पर व्यंग करता है। ठीक है, दिया गया है ब्यूरोक्रेसी, फैसिज्म, कम्युनिज्म और मोनार्की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। थोड़ी सी बात करेंगे एनिमल फॉर्म के बारे में। तो एनिमल फॉर्म आखिर है क्या है। ठीक है, तो ये एक नोबिला है, इसको नोट कर लेना। ये क्या है, एक नोबिला है। नोबिला क्या होता है, शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होता है। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी से कैसा होता है, बड़ा होता है। और ये एक नोवेल से छोटा होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसकी अगर हम बात करें, देन इट यूज टू शो द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड द मिसयूज ऑफ पावर इन कम्युनिस्टिक सोसाइटी। इसमें जॉर्ज ऑरवेल ने सुअरों को, मतलब पिग होते हैं ना, उनको सेंट्रल कैरेक्टर बनाया है और बोल्शेविक क्रांति की विफलता पर करारा व्यंग किया है। इसको पहली बार 17 अगस्त 1945 में प्रकाशित किया गया था। इसको भी आप लोग नोट कर लेना, 17 अगस्त 1945 में इसको पब्लिश किया गया था। इसमें साम्यवादी समाज में सत्ता के दुरुपयोग को दिखाने के लिए व्यंग किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इसमें दिया जा रहा है गाल्सवर्दीज सिल्वर बॉक्स सटायराइज। इस क्वेश्चन को तो आप भली भांति जानते होंगे क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में आया है। ठीक है, तो गाल्सवर्दी का प्ले है सिल्वर बॉक्स। ये किस चीज पर व्यंग करता है, लीगल ट्रेल। ठीक है ना, लीगल ट्रेल। वैसे तो इसमें कई सारे एस्पेक्ट शामिल हो जाते हैं व्यंग जिस पे किया गया है, और जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है आपका सोशल सटायर और अनजस्ट सोशल प्रिजुडिस। ये सारे इसमें हो सकते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है आपकी स्क्रीन पे, जिसमें पूछा जा रहा है आर्म्स एंड द मैन बाई बर्नार्ड शो इज अ सटायर ऑन। कहने का मतलब ये है कि जॉर्ज बर्नार्ड शो के द्वारा लिखा गया ये जो प्ले है आर्म्स एंड द मैन, ये किस चीज पर व्यंग करता है। ऑप्शन दिया गया है ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर, द वेपन्स यूज इन द वॉर, फॉल्स कंसेप्ट ऑफ नाइटहुड, और दिया गया है द ब्लेंडिंग ऑफ लव एंड गैलेंट्री। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। इसको याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इस नाटक में जॉर्ज बर्नार्ड शो का जो उद्देश्य है वो युद्ध की रोमांटिक वीरता का पर्दाफाश करना है। वह युद्ध का एक यथार्थवादी लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहते हैं, और युद्ध से नोबिलिटी, कहने का मतलब जो श्रेष्ठता होती है, कुलीनता होती है, उसका जो ढोंग किया जाता है उसको दूर करना चाहते हैं। हालांकि ये एक एंटी वॉर, कहने का मतलब एक युद्ध विरोधी नाटक नहीं है, फिर भी यहाँ पर उन सभी दृष्टिकोणों पर, उन सभी एस्पेक्ट पर व्यंग किया गया है जो युद्ध को ग्लोरीफाई करते हैं, मतलब उसका महिमा, उसकी महिमा का गुणगान करते हैं। याद रखेंगे इस चीज को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारे सामने नंबर 4 दिया गया आपकी स्क्रीन पे। इसमें दिया गया है एडिशंस स्पेक्टेटर इज अ कलेक्शन ऑफ सटायरिक। कहने का मतलब ये है एडिशन का जो स्पेक्टेटर है वो किस तरीके का कलेक्शन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, दिस वाज अ कलेक्शन ऑफ सटायरिकल पीरियोडिकल एसेज। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है ना, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया आपकी स्क्रीन पे 5, ए सटायर, फिर खाली जगह दिया गया है ए फॉली और वाइस ऑफ अ पर्सन और सोसाइटी। कहने का मतलब ये है सटायर क्या करता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं सटायर क्या है, व्यंग कहते हैं सटायर को। ये क्या करता है, रेडिकुलस, ये हंसी करता है उसकी, यानी खिल्ली उड़ाता है किसी भी बुराई की जो समाज में प्रचलित है, चाहे वो इंसान में हो या सोसाइटी में हो। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, जिसमें पूछा गया है लेसिडस इज अ एलर्जी, यानी लेसिडस जो है वो किस तरीके की एलर्जी है। तो यू नो वेरी वेल कि लेसिडस इज अ, बोल सकते हैं पेस्टोरल एलर्जी है ये, एंड इट इज रिटन बाय जॉन मिल्टन। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और इसको पहली बार पब्लिश किया गया था 1638 में। 1638 में इसको पहली बार पब्लिश किया गया था इन 1638 कलेक्शन ऑफ एलर्जी, और दूसरी बार यानी इसको रिपब्लिश किया गया था 1645 में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे दिया गया है
हुज डेथ इज मोर्न इन मेमोरियम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्थर हालम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वन वर्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैं ज्यादा डिफाइन नहीं कर रहा हूं इनको। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, whom does Shelley call wolves in Adonis? Adonis is also a pastoral elegy written on the death of John Keats। और यहाँ पर जो wolves बोला गया है वो बोला गया है critics को, the person who criticized John Keats। ऑप्शन नंबर सी will be the right answer। नेक्स्ट चलेंगे आगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया 17 और ये क्रम बदल गया है, आज पीडीएफ शायद गलत लग गई है, चलिए कोई बात नहीं है। हु रोट एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ डब्ल्यू.बी. ईट्स। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, डब्ल्यू.एच. ऑर्डन। डब्ल्यू.एच. ऑर्डन ने लिखा है इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू.बी. ईट्स को, जो कि मॉर्न करती है, यानी कि डेथ को ग्लोरीफाई करती है। ईट की, डब्ल्यू.बी. ईट्स की जो डेथ है उसको ग्लोरीफाई करती है ये। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया 18। क्वेश्चन नंबर 18 पे दिया गया है, हुज डेथ इज मोर्न इन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड में जो मौन करता है पोएट, वो किसके ऊपर मौन करता है? तो पुअर कंट्री रस्टिक्स, जो गांव के जो सीधे साधे लोग हैं उनकी मृत्यु पर मौन करता है। इवन देन हम ये कहें तो उस चर्चयार्ड में जाने वाले जितने भी जो लोग थे उन सभी की मृत्यु पर ये मौन करता है, और अपनी फ्यूचर में अपनी होने वाली मृत्यु पर भी यहाँ पर ये मौन करता है। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, हुज डेथ डज अर्नोल्ड मोर्न इन थेरेसिस। थेरेसिस नाम की ये जो एलेजी है, इस एलेजी में मैथ्यू अर्नोल्ड किसकी डेथ पर मौन करते हैं? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑन द डेथ ऑफ आर्थर हॉकलॉक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारे सामने 20। क्वेश्चन नंबर 20 पे पूछा जा रहा है, एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड इज ए। तो एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड किस तरीके की एलेजी है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी करेक्ट, दिस इज अ पेस्टोरल एलेजी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 पे है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी इज। तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी क्या है? ठीक है, तो दिस इज अ नेटिव ओड। ठीक है, दिस इज अ नेटिव ओड एंड रिटन बाय जॉन मिल्टन। ठीक है, याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 पे दिया गया है, कैटास्ट्रॉफ इज द एंडिंग ऑफ अ। तो एक कैटास्ट्रॉफ क्या होता है पहले तो हमें ये समझना चाहिए। तो कैटास्ट्रॉफ क्या होता है? कैटास्ट्रॉफ होता है एक ऐसा कलेक्शन ऑफ इवेंट जो कि बहुत ही हॉरिफाई होता है, बहुत ही ट्रेजिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, यानी कि ट्रेजिडी। तो कैटास्ट्रॉफ जो है वो आपका आता है ट्रेजिडी के लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 पे दिया गया है, ए डिनोमेंट। डिनोमेंट इज द एंडिंग ऑफ हिस्टोरिकल प्ले, ट्रेजिडी, कॉमेडी और मास्क। तो जो कंक्लूजन होती है, कंक्लूडिंग होती है इंसिडेंट की, वो होती है डिनोमेंट में, एंड इट इज जनरली इन द एंड ऑफ अ कॉमेडी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 पे दिया गया है, एन एपिलॉग। एन एपिलॉग अपीयर्स ऑफ सम ऑफ द प्लेज। तो एपिलॉग इज द लास्ट में जो इवेंट होता है प्ले के, उसे हम एपिलॉग बोलते हैं, और जो प्रोलॉग होता है वो शुरुआत में होता है, तो एट द एंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, द मिस्ट्री प्ले डील्स विद। तो मिस्ट्री प्ले होते हैं वे किस चीज से संबंधित होते हैं? मोरल, बाइबलिकल थीम्स, वर्च्यूज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बाइबलिकल थीम्स से। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है हमारे सामने 26 पे दिया गया, विच टाइप ऑफ प्ले इज नॉट मीन्ट फॉर एक्टिंग। यानी ऐसे कौन से प्ले होते हैं जिन्हें एक्टिंग के लिए नहीं माना जाता है? तो उन प्लेज को हम बोलते हैं क्लोजेट ड्रामा या क्लोजेट प्ले। इनको केवल रीडेबल माना जाता है, जैसे कि सैमसन एगोनिस्ट, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया जो प्ले है सैमसन एगोनिस्ट, वो एक क्लोजेट ड्रामा है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, और इसमें पूछा गया है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द मोरलिटी प्लेज। जैसा कि नाम से ही संबंधित है मोरलिटी, तो मोरल से संबंधित होगा, मतलब ये है कि दे प्रेजेंट वर्च्यूज एंड वाइसेस एज पर्सोनिफाइड फिगर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारे सामने 28, और इसमें पूछा जा रहा है,
हु इज द हस्बैंड ऑफ हार्मोइन इन द शेक्सपियर्स प्ले द विंटर्स टेल। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हार्मोइन का हस्बैंड कौन होता है? तो हार्मोइन का हस्बैंड कौन होता है? लियोन्टेज होता है, द किंग ऑफ सिसिलिया। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारे सामने 29। गोरबटक वाज रिटन बाय। गोरबटक इज सपोज टू बी द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी एंड इट वाज रिटन बाय थॉमस शेक्सपियर एंड थॉमस नॉर्टन। ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारे सामने। तो आज की वीडियो में जो पीडीएफ है वो शेड्यूल से नहीं लग पाया है, इस वजह से वीडियो थोड़ा सा सीक्वेंस में नहीं हो पाया। तो आज हम इतना ही कराएंगे, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।